जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 5 भेद इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज भूतकाल का लास्ट भेद हमें करना है। भूतकाल के भेद, 6 भेद भूतकाल के होते हैं। इनमें से छठा भेद हमारा लास्ट बचा हुआ है और वो है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। दोस्तों, यहाँ हेतु हेतु शब्द का 2 बार जो प्रयोग किया गया, एक बार हेतु का अर्थ है कारण और दूसरा जो हेतु है उसका अर्थ होता है कार्य। एक क्या है, कारण है, और दूसरा क्या है, कार्य। तो जहाँ कारण व कार्य संबंध हो उसको क्या कहते हैं, हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ एक क्रिया जहाँ एक क्रिया जहाँ एक क्रिया के जहाँ एक क्रिया के होने से जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तथा दोनों क्रिया तथा दोनों क्रिया क्रिया तथा दोनों क्रिया तथा दोनों क्रिया तथा दोनों क्रिया भूतकाल की हो तथा दोनों क्रिया भूतकाल की हो अर्थात बीते हुए समय की हो। दोनों क्रिया भूतकाल की हो अर्थात बीते हुए समय की हो। दोनों क्रिया भूतकाल की हो अर्थात बीते हुए समय की हो तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु भूतकाल। दूसरा, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल की हो। मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल की हो क्या कहलाता है, हेतु हेतुमद भूतकाल। जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो
जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो तो तथा दोनों बीते हुए समय में हो, उसको भी क्या कहते हैं? हेतु हेतु भूतकाल। जैसे यदि आप परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यदि यदि चुनाव निष्पक्ष होते तो परीक्षा भी निष्पक्ष होती। वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। यदि भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेलते तो हम जीत जाते। आप परिश्रम आप व्यायाम करते तो ये तोंद बाहर नहीं निकलती। ये पांचों के पांचों सेंटेंस हमारे मिश्र वाक्य के भी हैं, संकेतवाचक वाक्य के भी हैं, और ये पांचों के पांचों वाक्य संकेतार्थक वर्ती के भी हैं, और पांचों के पांचों हेतु हेतु भूतकाल के भी हैं। किस किस के उदाहरण हैं ये ध्यान रखो। ये मिश्र वाक्य के भी उदाहरण हैं, मिश्र वाक्य के। दूसरे, ये अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उनमें संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य हैं। संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य के भी उदाहरण हैं। तीसरा एक होता है संकेतार्थक वर्ती। ये संकेतार्थक वर्ती के भी उदाहरण हैं। और ये चौथा, ये हेतु हेतुमद भूतकाल के भी उदाहरण हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल
ये क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल। एक पंथ चार काज। आपने क्या पढ़ा अभी? एक पंथ चार काज। अब ये उसकी मर्जी है, वो इन सेंटेंसों को मिश्र वाक्य में पूछे, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेदों में संकेतवाचक वाक्य में पूछे। जो 8 प्रकार की वृत्ति होती है उसमें एक वृत्ति होती है संकेतार्थक वृत्ति, या फिर वो यहाँ हेतु हेतु भूतकाल में पूछे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो तमाम कंडीशन आपको बताई गई वे सारी अप्लाई हो रही है। एक हेतु का अर्थ होता है कारण और दूसरा हेतु का अर्थ होता है कार्य। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। मिट्टी थी तो कुम्हार ने घड़ा बना लिया, अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं बनता। क्लियर? अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो आप तैयारी नहीं कर रहे होते। भर्ती आएगी इसलिए आप तैयारी कर रहे हो। तो आपके तैयारी करने के पीछे किसी भी क्लास में आप इन्वॉल्व होते हो तो उसके पीछे कोई पर्पज कार्य कर रहा है। वो जो पर्पज है वो क्या है? कारण है। और जो आप काम कर रहे हो वो आपका कार्य है। तो जब भी कार्य कारण संबंध किन्हीं क्रियाओं के माध्यम से दिखाई दे तो उसको अगर भूतकाल की क्रिया के रूप में हम देख पा रहे हैं तो वे सारे के सारे सेंटेंस हेतु हेतुमद भूतकाल के होते हैं। जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में दोनों तरह की हम क्रिया प्रयोग करते हैं, भूतकाल की भी और भविष्यत काल की भी। अगर आने वाले समय में दोनों क्रिया होगी तो वो हेतु हेतु भविष्य कहलाएगा, क्योंकि भविष्यत काल के 3 भेदों में एक भेद हमारा क्या है? हेतु हेतु भविष्य है। जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा है तो उस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? मिश्र वाक्य। लेकिन अगर वे दोनों क्रिया भूतकाल की हो अर्थात बीते हुए समय की हो तो उसको कह रहे हैं हम हेतु हेतु मद भूतकाल। मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल की हो, जहां 2 क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो तथा दोनों बीते हुए समय में हो, तथा दोनों बीते हुए समय में हो, वे क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पे देखो ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। यदि आप परिश्रम करते कब? बीते हुए समय में। भूतकाल में तो अवश्य सफल होते कब? बीते हुए समय में। यदि चुनाव निष्पक्ष होते कब? बीते हुए समय में। तो परीक्षाएं भी निष्पक्ष होती कब? बीते हुए समय में। यदि वह मुंबई नहीं जाता कब? बीते हुए समय में गया। विस्फोट में नहीं मरता कब? बीते हुए समय में। यदि भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेलते कब? बीते हुए समय में। तो हम जीत जाते कब? बीते हुए समय में। आप व्यायाम करते कब? भूतकाल में। तो ये तोंद बाहर नहीं निकलती कब? भूतकाल में। तो शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, जब भी क्रिया के साथ में ता ते ती आ जाए, ते ती, ता ता, ते ते, यहाँ पे ते ती, जब भी क्रिया के अंत में ता ते ती हो तो वे क्रिया भूतकाल की होती है। मिश्र वाक्य में दोनों क्रियाओं में अगर ता ते ती लगा है, ता ते ती लगा है मिश्र वाक्य के उदाहरणों में, तो वे हेतु हेतु भूतकाल के होते हैं। अगर गा गे गी लगा है, अगर गा गे गी लगा है तो वे हेतु हेतु भविष्यत काल के सेंटेंस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप परिश्रम करोगे कब? आने वाले समय में, तो अवश्य सफल होंगे कब? आने वाले समय में। तो वह हेतु हेतु भूतकाल को हेतु हेतु भविष्यत काल में भी परिवर्तित करवा सकता है। तो उस समय हम ता ते ती के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? गा गेगी। आप व्यायाम करोगे कब? आने वाले समय में। तो तोंद बाहर नहीं निकलेगी कब? आने वाले समय में।
यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे कब आने वाले समय में, तो परीक्षाएं भी निष्पक्ष होगी कब आने वाले समय में, तो उस कंडीशन में ता ते ती के स्थान पे गा गे गी का प्रयोग करने पर वो हेतु हेतु भविष्यत काल के सेंटेंस बन जाएंगे। अगर आपको हेतु हेतु भूतकाल समझ में आ गया है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि बड़ा ही लॉजिकली है और ये हमेशा पूछा भी जाता है। तो एक ही एग्जाम्पल को आप कई जगह प्रयोग कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? मिश्र वाक्य के। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्रिया आपस में डिपेंड थी। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत मिल रहा था, संकेतवाचक। एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से था, संबंधवाचक। संकेतार्थकवर्ती इसलिए है कि क्रिया इसमें क्या है, बीते हुए समय में हुई। एक क्रिया से दूसरी क्रिया से संकेत मिला। हेतु हेतुमत भूत इसलिए है कि इसके अंदर दो क्रिया थी, एक कार्य के रूप में आ रही थी, दूसरी कारण के रूप में, लेकिन दोनों बीते हुए समय में हुई, इसलिए उसको कहा गया हेतु हेतु भूतकाल। इसके बाद में यहाँ तीसरा भेद है हमारा भविष्यत काल। क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? तीन भेद भविष्यत काल के होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य। एक क्या होता है? सामान्य भविष्य। दूसरा होता है संभाव्य भविष्य। दूसरा क्या है? संभाव्य भविष्य। और तीसरा क्या होता है? हेतु हेतुमद भविष्य। तीसरा क्या है? हेतु हेतुमद भविष्य। तो सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य, तो ये क्या कहलाए? हमारे भविष्यत काल के तीन भेद। पहला भेद इसमें क्या है हमारा? पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। कहाँ होता है सामान्य भविष्यत काल? जहां क्रिया अभी आरंभ न हुई हो, बल्कि जहां क्रिया अभी आरंभ न हुई हो बल्कि आने वाले समय में, जहां क्रिया भी आरंभ न हुई हो बल्कि आने वाले समय में क्रिया सामान्य रूप से होती हो, उसको कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। दूसरा, जहां क्रिया के बाद गा गी गे, यहाँ क्रिया के बाद गा गे गी का, जहाँ क्रिया के बाद गा गे गी का प्रयोग हो, जहाँ क्रिया के बाद गा गे गी का प्रयोग हो, उसको कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा पर
जाएगी। मैं कल जयपुर जाऊंगा। बच्चे घूमने जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या प्रयोग किया है? यहाँ हमने इसमें क्रिया के अंत में गी, यहाँ हमने गा और यहाँ हमने गे का प्रयोग किया। तो आपको ध्यान रखना है, भविष्यत काल हमारा वहां होता है दोस्तों जहां हम क्रिया के अंत में ऊंगा, ऊंगी और ऊंगे का प्रयोग करें, या फिर हम कहें गा, या फिर हम कहें जहां गा गे गी का प्रयोग हो। संभाव्य भविष्य वहां होगा जहां पहले संभावना को बताने के लिए शायद, हो सकता है, शायद हो सकता है, लगता है, संभव है सेंटेंस में हो, और इसके बाद क्रिया के अंत में गा गे गी का प्रयोग हो। मिश्र हेतु हेतु मद भविष्यत काल वहां होता है जहां मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें क्रिया, जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में हो, जिसमें दोनों क्रिया आने वाले समय में हो। मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में हो, वो क्या कहलाता है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, कैसे पहचानोगे इसको? इसमें गी है, माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में कार्य होगा। मैं कल जयपुर जाऊंगा, गा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ बच्चे घूमने जाएंगे, गे का प्रयोग हुआ। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये गा गे गी क्या है अपने आप में? यहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने की कंडीशन को बता रहा है, प्रक्रिया को बता रहा है। इसके बाद दूसरा जो हमारा भविष्यत काल का भेद है वो है संभाव्य भविष्य। दूसरा भेद क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। क्या है संभाव्य भविष्यत काल? संभाव्य भविष्यत काल कहाँ पे होता है? संभाव्य भविष्य काल जहां आने वाले समय में, जहां आने वाले समय में क्रिया के होने की, जहां आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो। जहां आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो, वो क्या कहलाते हैं? संभाव्य भविष्य। दूसरा, जहां वाक्य में
शायद, जहां वाक्य में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित। जहां वाक्य में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित शब्दों का प्रयोग, कदाचित शब्दों का प्रयोग भविष्यत काल की क्रिया के साथ, भविष्य काल की क्रिया के, भविष्यत काल की क्रिया के साथ किया जाए, भविष्यत काल की क्रिया के साथ किया जाए तो वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद कल बरसात होगी, हो सकता है, हो सकता है आपकी परीक्षा सितंबर महीने में हो। तीसरा, लगता है, लगता है आपका कोर्स अगले महीने कंप्लीट हो जाए या पूर्ण अगले महीने पूरा हो जाए। संभव है, कल में ने, कल में क्लास ने ले पाऊंगा या ले पाऊं। कदाचित आप कदाचित आप कदाचित पहले पहले मिल गए होते। कदाचित आप पहले मिल गए होते। इनमें ये वाला जो सेंटेंस है पांचवा, ये संभाव्य वर्तमान का है। ये क्या है? संभाव्य वर्तमान। और बाकी ये चारों के चारों सेंटेंस किसके हैं? ये है संभाव्य भविष्य।
वर्तमान के 5 भेदों में से आपने एक भेद पढ़ा है संभाव्य भविष्य। उसकी पहचान कैसे करोगे? इस माध्यम से। यहाँ पे गी का प्रयोग है, ठीक है। हो सकता है आपकी परीक्षा सितंबर महीने में हो, तो यहाँ सितंबर महीना कौन सा है? आने वाला समय। लगता है आपका कोर्स अगले महीने पूरा हो जाएगा, गा है, और अगले महीने नेक्स्ट की बात हो रही है। संभव है मैं क्लास न ले पाऊंगा, यहाँ गा का प्रयोग है, और कल की बात हो रही है। तो इन चारों सेंटेंस में आने वाले समय की बात हुई। कदाचित आप पहले मिल गए होते, तो पहले मिल गए होते भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, ये भविष्य से पहले की बात करें तो संभाव्य भूतकाल होता नहीं है, संभाव्य वर्तमान होता है। तो जहां वर्तमान में संभावना प्रकट हो उसी को संभाव्य वर्तमान कहते हैं। तो इसीलिए जब भी क्रिया के साथ में ते का प्रयोग होगा और पहले समय की बात हो और कदाचित संभव है, लगता है, हो सकता है, शायद का प्रयोग हो, शायद आप पहले मिल गए होते, हो सकता है आप पहले मिले होते, लगता है आप पहले मिले होते तो अब तक नौकरी लग जाती, संभव है, ठीक है, मैं आपको पहले मिल गया होता, ठीक है, कदाचित आप पहले मिले होते, सब संभाव्य वर्तमान है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जहां संभावना को प्रकट करने के लिए, जहां संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है प्रयोग हो, और सेंटेंस के अंत में गा गे गी या अगले महीने की, अगले साल की, अगले दिन की या आने वाले समय की बात हो तो संभाव्य भविष्य है। और जहां संभावना प्रकट की गई हो आने वाले समय से पहले में तो वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो आप गलती कहाँ करेंगे? संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य में। दूसरी गलती कहाँ करेंगे? सामान्य भविष्य। दूसरी गलती करेंगे आप हेतु हेतु भविष्य और हेतु हेतु भूतकाल में। तो हेतु हेतु भूतकाल में क्या होगा? 2 क्रिया होगी। हेतु हेतु भविष्य में भी 2 क्रिया होगी, लेकिन हेतु हेतु भूतकाल में दोनों क्रिया बीते हुए समय की होगी और हेतु हेतु भविष्य काल में दोनों क्रिया आने वाले समय की होगी। ये आपको अंतर महसूस करना है। यहाँ गा गे गी के साथ में संभावना को प्रकट करने वाले शब्द आए तो संभाव्य भविष्य। यहाँ ताते ती के साथ में संभावना को प्रकट करने वाले शब्द आए तो संभाव्य वर्तमान काल। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हमने बीते हुए समय में बात की और यहाँ संभाव्य वर्तमान के मूल भेद 3 ही होते हैं। लेकिन एक तो पूर्ण वर्तमान, वो भी भूतकाल का अंदर जाता है, और यहाँ भी बीते हुए समय में संभावना प्रकट की गई है। तो भूतकाल में बीते हुए में संभावना होती नहीं है, तो फिर उसको हम किस में ले जाते हैं? संभाव्य वर्तमान। जहाँ कार्य वर्तमान में पूरा नहीं हुआ हो लेकिन उसमें संभावना प्रकट की गई हो उसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद तीसरा जो भेद है, लास्ट है हमारा, भूतकाल का, भविष्यत काल का, वो क्या है? हेतु हेतुमद भविष्यत काल। क्या है? हेतु हेतुमद भविष्यत काल। कहाँ होगा? हेतु हेतु भविष्यत में हेतु का अर्थ क्या है? कारण है। दूसरे हेतु का अर्थ क्या है? कार्य है। यानी कि 2 क्रिया होगी, एक कारण की भूमिका में, एक कार्य की। मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो।
इनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो वो क्या कहलाते हैं? हेतु हेतुमद भविष्यत काल। जहां जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो तथा जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो तथा दोनों क्रिया पर निर्भर आश्रित हो तथा दोनों क्रिया आने वाले समय में हो, ये क्या कहलाते हैं? हेतु हेतु भविष्यत काल। जैसे हेतु हेतु भविष्यत काल, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। नौकरी लगेगी तो शादी होगी। तो यहाँ पर क्या है? इसमें गी का प्रयोग, गे, गी और गी का। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर हम ता ते ती का प्रयोग कर रहे थे। इसमें देखो, इसमें क्या प्रयोग कर रहे थे? ते ता ते, ती ता ते ती। यहां पे भी सेंटेंस मिश्र वाक्य के हैं, इनमें भी दो क्रिया हैं, लेकिन दोनों क्रिया भूतकाल की है। तो जहां दो क्रिया भूतकाल की हो, जहां दोनों क्रिया भूतकाल की हो, अर्थात बीते हुए समय में संपन्न हो, दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड हो, वो कहलाता है हेतु हेतु भूतकाल। वो क्या कहलाता है? हेतु हेतु भूतकाल। ये भी सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, नौकरी लगेगी तो शादी होगी। तो यहाँ पे भी सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण, इसमें भी दो क्रिया है, दोनों डिपेंड है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इसमें क्रिया आने वाले समय में हो रही है और उसमें हेतु हेतु भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय में हो रही है। तो मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, जहाँ दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो तथा दोनों क्रिया आने वाले समय में हो, उसको कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तो यहाँ पे गा गे घी के माध्यम से भी हम बता सकते हैं और आने वाले समय में क्रिया के होने के आधार पे भी बता सकते हैं। इसीलिए इन कंडीशनों को आपको करना है, क्योंकि वो आपको हेतु हेतु भविष्यत काल को हेतु हेतु भूतकाल में बदलवाएगा।
बिजली चमकती तो वर्षा होती, तो ये हेतु हेतु भूतकाल हो गई। वर्षा होती तो फसल बोते, हेतु हेतु भूतकाल हो गया। परिश्रम करते तो सफलता मिलती, हेतु हेतु भूतकाल हो गया। नौकरी मिलती तो शादी होती, हेतु हेतु भूतकाल हो गया। और नौकरी लगेगी तो शादी होगी, ये हो गया हेतु हेतु भविष्यत। तो यहाँ शादी होना किस पर डिपेंड है? नौकरी लगने पर। वर्षा होना किस पर डिपेंड है? बिजली के चमकने पर। तो ये था आपका काल वाला वाक्य, काल वाला टॉपिक, जो कि अपने आप में कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने वर्तमान काल के 5 भेद, भूत काल के 6 भेद और भविष्यत काल के आपने 3 भेद पढ़े। अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। अगर और कुछ आपको कोई भी जिज्ञासा है किसी भी तरह की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जी। संभावना को पैदा करने के लिए, अर्थात जो जिसको हम संभाव्य कहते हैं उसको पॉसिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, और उस पॉसिबिलिटी को, संभावना को बताने के लिए हम सेंटेंस में शायद, हो सकता है, लगता है का प्रयोग करते हैं। तो संभाव्य वर्तमान भी होता है और संभाव्य भविष्य भी होता है। संभाव्य वर्तमान वहां होगा जहां वर्तमान काल की क्रिया के साथ शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग हम करेंगे। और जब भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भविष्य है ही नहीं तो उसकी कोई कंडीशन भी नहीं है, फिर होता है संभाव्य भविष्य। तो भविष्यत काल की क्रिया के साथ जब हो सकता है, लगता है, संभव है का हम प्रयोग संभावना को प्रकट करने के लिए करेंगे, तो उसको कहते हैं हम संभाव्य भविष्य। और कोई दिक्कत किसी को? डीएसएसबी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, वो जुलाई के लास्ट तक तो 100% इनको देना ही है, क्योंकि 30 जुलाई तो लास्ट डेट है कोर्ट के एफिडेविट के अनुसार, क्योंकि कोर्ट की एक बार अवमानना हो चुकी है और वहां दोबारा से इनसे समय लिया गया 30 जुलाई। तो 30 जुलाई से पहले पहले उनको अपना नोटिफिकेशन जारी करना है। यूपीएसआई कभी भी आए जुलाई और अगस्त के अंदर, क्योंकि 2023 में वो भर्ती करने की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यूपीएसआई के अंदर तो उनको अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। ठीक है, पहले हो सकता है कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आए, उसके बाद में फिर यूपीएसआई का आए जी। तो जितने भी चीजें कहने का मतलब, जब भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलने लगे कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो इसका मतलब है जब ये क्वेश्चन दिमाग में उठने लगे उसके 1.5-2 महीने के अंदर वो वैकेंसी आएगी जी। एग्जाम की डेट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एग्जाम आपका 2024 में भी जा सकता है और 23 के लास्ट में भी हो सकता है। तो नवंबर 2023 से लेके फरवरी 2024 तक आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे जी जी। हाँ, क्वेश्चन में करवा रहा हूँ हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन कराए आपको, 4 क्वेश्चन तो ये हैं, इसके बाद में 5 ये हैं, 9 क्वेश्चन, इसके बाद में 3 क्वेश्चन ये हैं, 9 और 3 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन ये हो गए, और आप 12 के बाद में 5 क्वेश्चन आपके हो गए 17। तो इन 17 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको काल के बारे में बताया। तो इसीलिए आप 2 क्वेश्चंस करो या 3 करो इसमें से, या फिर 12 करो। जिसको समझ में आना है वो 2 से भी आ जाता है, और जिसको समझ में नहीं आना है वो 200 भी क्वेश्चन करेगा तो भी वो डाक के 3 पाती ही रहेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। क्वेश्चन करने से अगर हिंदी समझ में आ जाती तो यहाँ आप ये बैच नहीं परचेज कर रहे होते और मैं भी खड़े होके यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता। तो इसीलिए मेन जो मुद्दा है वो है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, इसके अंदर आपको ये भी बताया गया कि हेतु हेतु भूतकाल कब होगा, हेतु हेतु भविष्य कब होगा, किस में कौन सी चीजों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं जी। वेरी गुड जी। DSSB 9:30 बजे की क्लास होती है हिंदी की, वो सारा DSSB का ही सिलेबस होता है हिंदी का। ठीक है, इसके साथ साथ जिसको साइकोलॉजी पेडागोजी करनी है
उसमें मैं 8:30 बजे सिलेक्शन दरबार पे क्लास ले रहा हूँ। कंटिन्यू जो टीचिंग के हर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर आप DSSB का कोई भी TGT PGT का एग्जाम दे रहे हो तो आपके सब्जेक्ट के साथ में 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के आएंगे, और वो टीचिंग मैथोलॉजी पिछले सप्ताह से लेके इस सप्ताह सारे के सारे वही टॉपिक है जो टीचिंग मैथोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज शाम को जो सिलेक्शन दरबार पर जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो क्लास है वो शिक्षण की विधियों क्या है, और शिक्षण की विधियां हर एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे वो टीचिंग का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वहां आप यूपी टेट दो, सुपर टेट दो, या आप सी टेट दो, या आप DSSB PRT TGT PGT दो, हर एग्जाम में शिक्षण की विधियां पूछी जाती हैं। तो तमाम टीचिंग के उन साथियों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर जो हमारी क्लासें होती हैं उन क्लासों को आप कंटिन्यू अटेंड कीजिए। वो अपने आप में आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट और सही क्वेश्चंस की वैरायटी के माध्यम से मैं वहां अपने टॉपिक को क्लियर करता हूं जी। क्लास की PNG आपको नहीं मिलती है, आपको क्लास नोट्स मिलते हैं मेरे किसी भी बैच के। न तो पहले PNG दी गई है, ना आगे 15 साल में दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम किताब लेके आ चुके हों, क्लास नोट्स आपको दे दिए हो, तो फिर PNG का कोई महत्व नहीं है जी। हाँ नहीं, BPSC का भी सिलेबस वही है। BPSC में हिंदी का जो रोल है अपने आप में, जो 75 क्वेश्चन आने हो तो सबके लिए ही है, तो उसकी तो रोज क्लास हम ले रहे हैं। समस्या यही है कि आप लोग अपना खुद का सिलेबस नहीं देखोगे। अब मान के चलो मैंने वीडियो री एग्जाम की मैराथन मैंने कल कराई, क्या वे क्वेश्चन केवल वीडियो री एग्जाम में ही आएंगे? वे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो हिंदी का, हर एग्जाम में वो आते हैं। लेकिन बच्चों का दिमाग कुछ अलग ही तरह का है कि वो अपने लेवल पे कभी भी सिलेबस को हिंदी का देखेंगे नहीं कि हिंदी में आपके सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है। तो जो कल मैंने मैराथन कराई, जो आज मैं मैराथन कराऊंगा 9:30 बजे हिंदी बायोलॉजी चैनल पर, वे सारे क्वेश्चन DSSB, यूपी टेट, सी टेट और इसके साथ आपका सुपर टेट और इसका BPSC PRT TGT, इनमें सब में पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ यही जो काल वाला टॉपिक है, कौन सा ऐसा एग्जाम है जहाँ काल नहीं पूछा जाता हो? यूपी पुलिस करो, UPSI करो, सुपर टेट करो, यूपी टेट करो, हर जगह काल आएगा। तो जब काल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए क्या है? नोटिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि पढ़ना आपको है नहीं, आप तो तैयारी तब शुरू करोगे ना जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। वैसे फिर तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब शादी होगी तो तभी शादी के बारे में सोचिए, उससे पहले ना सोचा जाए। लेकिन आप तो दिन रात रोज सपने देखते हो शादी के, किससे होगी, कैसी होगी, नौकरी वाली से होगी या नहीं होगी, कैसा लड़का होगा, अक्षय कुमार के जैसा होगा या सलमान खान के जैसा होगा। तो यहाँ पढ़ते समय तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तब आपकी तैयारी होगी, उससे पहले आप करोगे नहीं। लेकिन तमाम दुनिया के वे सारे काम आप करते हो जो आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद करना है, तो फिर उनके बारे में तभी सोचना आप। तो पढ़ाई के दौरान एक अलग मापदंड लेके आप आगे बढ़ते हो और दैनिक जीवन में एक अलग मानदंड लेके आप आगे बढ़ते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो स्थिति है या आपकी जो तबीयत है, हो सकता है पेपर के दौरान उस तरह से ना रहे जो आपकी अभी है। हो सकता है आप किसी जॉब में बिजी हो जाओ जब नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा टाइम से पहले पूरा करो, अपने सिलेबस को, और सही तैयारी, सही रणनीति के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ो। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। टॉपिक हो गया पूरा, तो कल फिर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है वो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है हमारा वर्ती और पक्ष। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वर्ती और क्या है पक्ष। तो वर्ती और पक्ष वाक्य और काल के आधार पर ही कंप्लीट होगा, क्योंकि जो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं, उन्हीं 8 भेदों के आधार पे हमारी 8 वर्तियां हैं। और जो काल के हैं, जो भी हमने पढ़े हैं, उनके आधार पे हम अपने पक्ष वाले टॉपिक को करेंगे। और हर एग्जाम में आजकल वर्ती और पक्ष का जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाता है। धन्यवाद। शाम को मिलता हूँ 8:30 बजे सिलेक्शन दरबार पे और 9:30 बजे हिंदी भाई रणसर चैनल पे।